महीने और 18 दिन लगे। ये संविधान कोई रातों रात में नहीं बना है, जिसको जो पार्टी आए, सत्ता में आए और उसको रातों रात बदल दे, ये हो ही नहीं सकता। जो ब्रह्मांड में तमाम तरह के जो ग्रंथ कहे जाते हैं, मैं उसकी बदौलत यहाँ नहीं पहुंची हूँ। मैं बहुत साफ साफ कह देती हूँ, मैं यहाँ पर पहुंची हूँ क्योंकि भारत में एक संविधान है और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया वो संविधान है। क्योंकि जो हमारी संविधान की जो मूल संरचना है, उस पर कहीं अटैक तो नहीं हो रहा है। हर एक व्यक्ति के वोट का पावर बराबर हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ पर बैठा हुआ एक आम नागरिक हो। इसकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी। और आरक्षण को तो ऐसे खत्म किया जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा और आपके नाक के नीचे से आरक्षण छीन लिया जा रहा है। हमारा रिप्रेजेंटेशन संसद में हो, असेंबली में हो, प्रोफेसर में हो, हर एक नौकरियों में हो, उसके लिए जरूरी है कि आरक्षण के 50% कैप को आप तोड़िए और जाति जनगणना इस देश में कराइए। आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस पे मैं अपनी बात की शुरुआत एक बहुत छोटी सी स्टोरी से करना चाहती हूँ कि 3 वर्ष पूर्व संविधान दिवस के ही दिन मैं दिल्ली में संविधान दिवस मना रही थी और वहाँ पर एक भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट आए हुए थे, बहुजन समाज से थे। उनके साथ हमने भाषण दिया और उन्होंने मुझे एक संविधान की कॉपी दी, गिफ्ट किया उन्होंने। तो मेरी इच्छा हुई कि सर साइंटिस्ट है और हमारा सब्जेक्ट, हमारा विषय भी रिसर्च का वही है जो सर का है, तो यहाँ से उतरने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं उनसे बात करूँगी। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ मैं उन्हें ढूंढी और मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोला और ये कहा कि सर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ हमें मंच साझा करने का मौका मिला। इस पर वो कहते हैं हाँ तुम सौभाग्यशाली हो। मैं कहती कितने रूड आदमी है ये मान लिए। फिर उसके बाद कहते हैं तुम सौभाग्यशाली हो। मेरे हाथ में उनके द्वारा दिया हुआ संविधान की एक किताब जो उन्होंने दी थी वो था, वो देखते हुए कहते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का किताब है। तुम सौभाग्यशाली हो क्योंकि इस देश में आजादी के बाद से देश को संविधान से चलाया जा रहा है। तुम सौभाग्यशाली इसलिए नहीं हो कि तुम मेरे साथ मंच साझा कर रही हो, या तुम सौभाग्यशाली इसलिए नहीं हो कि तुम मंच पर बोल ले रही हो, तुम जहां पढ़ने गई हो वहां पढ़ पा रही हो, वहां पहुंच गई हो। तुम सौभाग्यशाली इसलिए हो कि तुम्हारे पास एक ऐसा संविधान है जो यह नहीं डिस्क्रिमिनेट करता कि तुम लड़की हो कि तुम लड़का हो, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा क्षेत्र क्या है। लेकिन ये लेकिन पर ध्यान देने वाली बात है जो बाबा साहब कहते हैं कि हम कितना भी अच्छा संविधान बना दे, इसका उपयोग और हमेशा चलाने वाले जो सरकार चलाएंगे, सत्ता चलाएंगे, जो पार्टी होगी, जो आइडियोलॉजी होगी, वो उसके अनुरूप उसको ढाल देंगे। हम आज जब संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, तो संविधान कोई ऐसे नहीं कि आज दिमाग में आया और चलो अगले दिन संविधान लिख देते हैं। एक हिस्ट्री रही है, एक लड़ाई रही है और हिस्ट्री में, उस इतिहास में हमारी कौम, हमारी बहुजन समाज, हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको गायब कर दिया गया उस इतिहास से। और इतिहास लिखने वाले अपनी इतिहास लिख दिए हैं और उसमें हमारी जो समाज है, जिन्होंने कुर्बानियां की, उनको भुला दिया गया है। खैर, संविधान एक दिन में तो लिखा नहीं गया, रातों रात में लिखा नहीं गया। उसमें डिबेट्स हुए, डिस्कशन हुए, लड़ाइयां हुई, बाबा साहब लड़े उसके लिए। कई सारे मुद्दों पर सहमतियां बनी, कोई व्यंग किया, कोई तंज किया, लेकिन बाबा साहब ने
उस संविधान को पूरा किया और उस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये संविधान कोई रातों रात में नहीं बना है, जिसको जो पार्टी आए सत्ता में आए और उसको रातों रात बदल दे, ये हो ही नहीं सकता। ये इसको हम पवित्र से भी पवित्र ग्रंथ मानते हैं, और इसलिए न मानते हैं क्योंकि मैं आज अगर यहाँ पर खड़ी हूँ और हिम्मत से और दम से बोल रही हूँ और आप तालियां बजा रहे हैं, तो मुझे और कोई जो ब्रह्मांड में तमाम तरह के जो ग्रंथ कहे जाते हैं, मैं उसकी बदौलत यहाँ नहीं पहुंची हूँ। मैं बहुत साफ साफ कह देती हूँ, मैं यहाँ पर पहुंची हूँ क्योंकि भारत में एक संविधान है और बाबा साहब BR अम्बेडकर के द्वारा दिया गया वो संविधान है। जब डिबेट हुए असेंबली में और एक अभी बहुत डिस्कोर्स चल रहा है ना कि भाई संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं कह रही हूं तो आप मान लो डेमोक्रेसी खतरे में या संविधान खतरे में है। मैं उस संविधान सभा के डिबेट के कुछ अंशों पर लेकर जाऊंगी। जो सपना था कि इस संविधान सभा में आज जो बहस हो रहा है, यानी आने वाला हमारा जो भविष्य होगा, जो भारत होगा, जो इंडिया होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। क्या जो सपना देखा गया था एग्जैक्टली वैसा ही वो सपना हमने साकार किया है। जब हम उस गैप को देखेंगे जो असेंबली में डिबेट हुआ और आज जो हो रहा है, तब हम समझ पाएंगे क्या सच में हमारे संविधान पे खतरा है या नहीं है। मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जो कहूंगी, जो हो रहा है उस पे संविधान पर क्या खतरा है, क्या नहीं हो सकता है, वो मैं छोड़ दूंगी, आप लोग डिसाइड करेंगे। और मैं कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात करूंगी क्योंकि जो सर मुझे संविधान की कॉपी दिए थे, बोले थे ये किताब फंडामेंटल राइट्स की है। ये राइट्स तुम क्या पहनोगे, तुम क्या खाओगे, तुम कब पढ़ोगे, तुम कितना पढ़ोगे, तुम कहाँ नौकरी करोगे, तुम्हारा अधिकार नहीं मिला तो तुम कोर्ट जाओगे, और इसी का डिटेल है ये संविधान की किताब। ये उन्होंने हमें बताया। संविधान आप जब पढ़ते हैं, जो हमारा मूल अधिकार है, उस पर बहुत सारे मौलिक अधिकारों को लेकर डिबेट हुआ, और एक जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, वो एब्सोल्यूट लिबर्टी, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी। यहाँ पर बैठे हुए मेले में आए हुए लोग मेले में आएंगे या नहीं आएंगे, ये इनकी चॉइस होनी चाहिए। ये पूर्ण स्वतंत्रता है, एब्सोल्यूट लिबर्टी है। हम क्या पहनेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या यहाँ मेले में खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, ये एब्सोल्यूट लिबर्टी है। लेकिन उस पर भी डिबेट हुआ। बाबा साहब के सामने बहुत चैलेंजेज आए। किसी सज्जन ने उठा और कहा कि भाई अगर आप ऐसे एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात कर रहे हैं तो जो क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, वो भी एब्सोल्यूट लिबर्टी की मांग करेंगे। वो भी कहेंगे मेरा चॉइस है, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे पनिश मत करिए। तो उसमें बाबा साहब कहते हैं नहीं, वो वहां पर अपराधी और अपराधियों के लिए कारावास होगा, उनके लिए सजा होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जो जितनी क्राइम जितना बड़ा किया है उसको सजा उतना ही बड़ा मिले। ऐसा नहीं कि कोई पॉकेट मार लिया और वो किसी बहुजन समाज से आता है, किसी पिछड़े समाज से आता है, उसकी जाति देकर उसको फांसी दे दो। नहीं, अगर कोई पॉकेट मारा है तो उसको पॉकेट मारने की ही सजा मिलेगी, और अगर कोई मर्डर किया तो उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि उस पूरे प्रोसेस में, कानूनी प्रक्रिया में किसी इनोसेंट को फंसाया न जाए, कोई इनोसेंट पनिश न हो। इसलिए यह जरूरी है कि किसी को हिरासत में लेने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले 24 घंटे या कानून जो डिसाइड करती है उतने घंटे पहले आप उसको एक नोटिस दीजिए। वो भी लीगल प्रोसीजर हायर कर ले, उसको भी यह मौका मिले कि वो प्रूव कर सके वो गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। एक प्रोसीजर हो, एक कानून हो, न्यायालय सिस्टम हो, पुलिस अपना काम करे, अदालत अपना काम करे। ये बाबा साहब पूरा संविधान में भाषण देकर संविधान सभा में समझाते हैं। लेकिन अफसोस कि जब हम उसी कानून पर, हम उसी प्रोसेस पर अटैक देखते हैं, और आप सोचोगे क्या अटैक, मैं बताती हूं, बस आप समझ जाएंगे। बुलडोजर जस्टिस। बाबा साहब के संविधान में बुलडोजर जस्टिस का कोई रूल नहीं है, कहीं नहीं दिया है। कहीं यह नहीं कहा गया कि अगर बेटे ने क्राइम किया तो बाप के द्वारा बनाए गए घर को
को गिरा दो। कहीं ये नहीं कहा गया है कि अगर वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो दलित है, वो इस कास्ट का है तो उसका घर जाकर बुलडोज कर दो। ये कोई जस्टिस नहीं होता, बुलडोजर जस्टिस कोई जस्टिस नहीं होता। और ये बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है, एक राज्य में नहीं कई राज्यों में। मैं हवाई बात नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट से बात कर रही हूँ। मैं तमाम उदाहरण से गिना सकती हूँ, चाहे वो आप चले जाइए प्रयागराज में, वहाँ पर किसी का घर गिरा दिया गया क्योंकि मोहम्मद पैगंबर को लेकर वो एक डिबेट और डिस्कोर्स कर रहा था। आप नूह में चले जाइए, वहाँ पर सीधे घर पे चला दिया गया, बुलडोजर गिरा दिया गया क्योंकि एक कम्युनिटी से आता है। और पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने सीधा कहा कि ये जो हो रहा है ये कोई जस्टिस नहीं, ये इथनिक क्लींजिंग है। एथनिक क्लींजिंग मतलब एक नस्ल का आप सफाया करना चाहते हो। ये बाबा साहब का सपना नहीं था। बाबा साहब का सपना ये कतई नहीं था कि आप किसी की मजहब देख के, आप किसी की जाति देखकर उसका घर गिरा दो। जो क्राइम वो नहीं किया है, आप ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो करो, आप जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं फॉलो करो, आप बस बुलडोजर ले जाओ और उसका घर गिरा दो, किसी का छत तोड़ दो। ये बाबा साहब का सपना नहीं था। जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या सच में हमारा संविधान खतरे में है क्या? आप मध्य प्रदेश में खंडवा में रामनवमी के दिन जुलूस निकला, सांप्रदायिक दंगा हो गया, घर गिरा दिए। जहां की पूरी दिल्ली में घर गिरा दिया, हरियाणा में घर गिरा दिए, यूपी में घर गिरा दिए। हो क्या रहा है? ये जस्टिस सिस्टम है। इसी जस्टिस सिस्टम का क्या हमारा ड्रीम था? संविधान सभा में बाबा साहब ने क्या इसी के लिए डिबेट किया था और अकेले सबसे लड़ रहे थे कि नहीं ये होना चाहिए और ये क्यों होना चाहिए? हम बारीकियों फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हवाई में नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि इलेक्शन तो हमारे यहाँ चलता रहता है, सालों भर चलता रहता है, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी स्टेट असेंबली इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन। इसमें भी सवाल उठता है कि जब लोग सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बहुत लोगों के मन में यहाँ डाउट होगा। क्योंकि जब इलेक्शन कैसे होगा, हमारे सिस्टम में संविधान सभा में डिबेट चल रहा था कि इलेक्शन करवाएगा कौन, और जो इलेक्शन कमेटी बनेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, वो कैसे स्वतंत्र होना चाहिए, वो कैसे पारदर्शी होना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करना चाहिए। उसकी नज़र में हर आइडियोलॉजी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक व्यक्ति बराबर होना चाहिए। इस पर बाबा साहब ने लड़ा था। बोला ऐसा कमीशन बनेगा जिस पे सबकी आवाज़ होगी। आप देखिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्शन प्रोसेस हुआ करता था, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उसमें से 2 लोग फेवर में है तो अपॉइंट कर दिया जाता था। लेकिन मौजूदा हमारी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया और अपने किसी मनपसंद कैबिनेट मिनिस्टर को वहां पर बैठा दिए। अब मेजोरिटी में हो गई। हमारा सवाल है, बस सवाल है कि ड्यू प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया, जो एक प्रोसीजर था, जो हम एक फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात कर रहे थे, जिसके लिए हमारे संविधान सभा में डिबेट हुआ था, क्या वो वैसा प्रोसीजर आज फॉलो हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो हमारा संविधान खतरे में है या होगा। हमें इसकी चिंता होनी चाहिए। एज ए सिविल, हम एक पर्सन, एक इस देश के नागरिक होने के नाते हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि जो हमारी संविधान की जो मूल संरचना है उस पर कहीं अटैक तो नहीं हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई, आप उस पर बयान दे दिए, आप सांप्रदायिक हिंसा, अभी बगल में स्टेट में चुनाव हो रहा था, कोई कहीं से आ रहा है, जो मन हो रहा है वो कह दे रहा है। कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। एक पार्टी कह रही है, दूसरी पार्टी रिस्पॉन्स कर रही है, तीसरी पार्टी कह रही है, चौथी रिस्पॉन्स कर रही है। क्या पब्लिक को पागल समझे हैं ये लोग? पब्लिक को क्या समझे कि आप सांप्रदायिक हिंसा पर आप बयान देंगे? आप सीधे कहेंगे कि इनको खत्म करो, या हम इस जाति, इस मजहब के लोगों का काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें वोट नहीं देते। ये हमारा संविधान नहीं सिखाता। इसलिए नहीं सिखाता क्योंकि संविधान सभा में एक डिबेट चल रही थी और इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड ही हुआ था। महावीर त्यागी एक सज्जन हुआ करते थे, उन्होंने सीधा कहा कि ये जो मुस्लिम, ये जो माइनॉरिटी की राइट की बात हो रही है, इसको अभी रोक देना चाहिए, इनके राइट पर अभी बात नहीं करना चाहिए। हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो अभी नया बना है पाकिस्तान, उसमें माइनॉरिटीज को क्या राइट देते हैं।
वो जब राइट देंगे तो हम भी अपने यहाँ माइनॉरिटीज को वैसी ही राइट देंगे। मतलब उनके यहाँ माइनॉरिटी हिंदू हो गए और हमारे यहाँ माइनॉरिटी मुसलमान हो गए। बाबा साहब इसमें कहते हैं कि मैं बहुत निराश हूं और ये बहुत अफसोसजनक है कि हम अपने मुल्क के लोगों को हम कोई भी फंडामेंटल राइट या राइट इस आधार पर देंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क क्या देता है, हमारा वो पड़ोसी मुल्क है वो जो भी करे, लेकिन हमारा यह अधिकार है कि इस देश में कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, किसी भी जेंडर से हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कहीं से भी आता हो, छत्तीसगढ़ से हो, यूपी से, बिहार से हो या दिल्ली से हो, सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। ये बाबा साहब कहते हैं और बहुत उस पर डांटते हैं कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता। आज जब से यह संविधान लागू होगा, जो एक हिंदू के लिए लागू होगा फंडामेंटल राइट, वही एक मुसलमान के लिए, वही एक सिख के लिए, वही एक ईसाई के लिए, वही एक फारसी के लिए भी लागू होगा। आप किसी मजहब के आधार पर किसी का राइट और अधिकार नहीं तय कर सकते और पड़ोसी मुल्क कितना माइनॉरिटी को राइट दे रहा है उसके आधार पर हम नहीं। हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं, हम हिंदुस्तान हैं, भारत हैं, हम अपना लॉ खुद बनाएंगे। तो जो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ से था कि बाबा साहब को जब कोई एक ही कास्ट में, एक ही जाति में बांध कर रखने की कोशिश करता है कि ये तो बस आइकन है दलितों के, तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि संविधान सभा में संविधान बनाते हुए उन्होंने वो माइनॉरिटीज के लिए भी लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी ओबीसीज के लिए भी लड़ी, वो लड़ाई लड़े महिलाओं के लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि संविधान सभा में उस समय जितनी भी महिलाएं थी, बाबा साहब ने सवाल उठाया था कि महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, उस पर हमें बात करनी चाहिए। बाबा साहब ने इनिशिएट किया और संविधान सभा में जो बैठी हुए इलीट क्लास की महिलाएं थी, जो बहुजन समाज से तो नहीं आती थी, जो कभी जिन्होंने दुख ही नहीं देखा था, इलीटिज्म देखा था, वो कहती हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा संविधान सबको इक्वल अधिकार देता है, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हम औरतें कमजोर नहीं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। अरे कमजोर होने की निशानी आरक्षण नहीं है, इस बात को क्यों नहीं समझते? आरक्षण है रिप्रेजेंटेशन की बात। बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण हो, बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो महिलाएं उस समय संविधान सभा में थी, हालांकि उन्होंने बहुत मदद भी किया था, लेकिन जब महिला रिजर्वेशन की बात आई, खुद वो इलीट क्लास की महिलाएं पीछे हट गई, क्योंकि वो नहीं जानती कि ओबीसी समाज से, एक एससी समाज से, एसटी समाज से, माइनॉरिटी समाज से जो महिलाएं आती हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में अभी नहीं पहुंची हैं, वो कैसे इस सिस्टम से फाइट करेंगी, वो पार्लियामेंट में कैसे पहुंचेंगी। और आखिर में इतने दशकों बाद जब महिला आरक्षण बिल की लड़ाई लड़ी ही गई, लेकिन अफसोस फिर से कि उस महिला आरक्षण बिल को 2029 तक टांग दिया गया और ओबीसी महिलाओं को लिए अलग से कोई कोटा नहीं दिया गया। और जो लोग कहते हैं यह भी फैलाया गया, नहीं ओबीसी को नहीं दिया गया लेकिन एससी एसटी को दिया गया, नहीं, गलत, ये गलत है। जो एससी और एसटी को रिजर्व सीटें पहले से ही हैं, उसी सीट में जो रिजर्व ऑलरेडी है, उसी सीट में कट करके 1/3 करके आपने महिलाओं को दे दिया, एससी एसटी महिलाओं को दे दिया। आपने अलग से सीट अलॉट नहीं किया है, आपने सातिर चाल चली है, आपने हमारा ही हिस्सा जो था उसी में बांट करके बोल दिया लो हमने तुमको अलग से दे दिया। नहीं, ये बहुत धूर्त, बहुत सातिर, बहुत शर्मनाक खेल हमारे साथ खेला गया है कि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा ही नहीं दिया गया और एससी एसटी को जो पहले से अलॉट था उसी में बांट कर बोल दिए लो तुम्हारे लिए तो है यहाँ पर। तो ये जो खेल हमारे साथ खेला जा रहा है हर स्तर पर, ये क्या हम नहीं समझते? जब हम ये देखते हैं तो क्या हम ये नहीं सोचते कि हमारे लिए जो संविधान बनाया गया था उसका असली मतलब ये तो नहीं था, ये तो नहीं था। आप घुमा घुमा के हमें वहीं पीछे करने की कोशिश करो। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम देखते हैं जैसे टीवी चैनल्स वगैरह देख लीजिए, कौन बैठा है, किसके पक्ष में माहौल बन रहा है। वहां पर बैठे हुए कितने एंकर, कितने एडिटर, कितने मैनेजर, कितने सीईओ कंपनी के, वो आपको मिलेंगे बहुजन समाज से, एससी एसटी ओबीसी समाज से नहीं मिलेंगे। कारण ये है कि हमें लगता है कि कुछ लूप होल्स भी हुए हैं, और ये लूप होल्स की जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, बहस चल रहा था, तो उसमें एक दो सज्जन खड़े हुए और बोले कि जो ये प्रेस फ्रीडम है ना,
ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 13 है वो अधूरा लग रहा है कि उसमें एक प्रेस फ्रीडम भी डाल दिया जाए, क्योंकि प्रेस जो मीडिया है, जो न्यूज़पेपर है, उसका डे बाय डे उसका इम्पोर्टेंस समाज में बढ़ता जा रहा है, एक रिलेवेंस बढ़ता जा रहा है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और लोगों के आइडिया और आइडियोलॉजी पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये प्रेस फ्रीडम संविधान के आर्टिकल 13 में डालने की मांग हुई थी, लेकिन नहीं डाला गया। कारण ये था, कारण बाबा साहब ने समझाया कि प्रेस को आप एक संस्था नहीं बल्कि एक व्यक्ति की तरह देखो। व्यक्ति की तरह क्यों देखो? क्योंकि अगर किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिख रहा है तो वो एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है जो अपने आइडियाज, अपने एक्सप्रेशन लिख रहा है, जो समाज में देख रहा है, जो पॉलिटिक्स में देख रहा है, जो बिजनेस में देख रहा है। इसलिए उसका एडिटर हो या राइटर हो, जो हो एक व्यक्ति है जो अपने आइडिया, और वो फ्री है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस से। वो एक इंडिविजुअल है। वो प्रेस को अब धीरे धीरे वो प्रेस बढ़ गया, डिजिटल मीडिया, टीवी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया और अलग अलग रूप ले लिया है। वो प्रेस को एक संस्था नहीं मानते थे, एक इंडिविजुअल मानते थे कि उसमें, क्योंकि व्यक्ति आज़ाद होता है, अपने फ्री होता है लिखने के लिए, वो पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट से वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे देश की जो हालत हो रही है उसको बनाने में या उसको बिगाड़ने में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है। प्रेस, मीडिया इंडिविजुअल रह नहीं गए हैं, वो एक संस्था हो गई, एक लॉबी हो गई है। जब एक लॉबी हो जाए कहीं पर, जब एक कास्ट के लोग एक सिस्टम में बैठे हो, वो अपने चाचा, अपने भतीजे, अपने रिश्तेदार, अपने उनको ही बैठा रहे हो और उन्हीं का ही नेटवर्क हो, और बहुजन समाज से, ओबीसी, एससी, एसटी समाज से किसी को घुसने नहीं दिए हो, तो समझ लो कि वो एक लॉबी हो गई है। और एक लॉबी जो है एक संस्था बना ली है, वही एक दूसरे के एजेंडा को चला रहे हैं, गवर्नमेंट के एजेंडा को चला रहे हैं। हम नहीं करें हमारे एजेंडा चलाओ, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको तो दिखाओ। नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि वो कंट्रोल्ड हैं, उनको पैसे से मतलब है, उनको पावर से मतलब है। उनको यह नहीं मतलब रह गया है कि इस देश का जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, जिसके लिए संविधान कहता है कि वो भी आगे फ्रंट पे और सबके बराबर खड़ा हो। नहीं, उनको इस चीज़ से लेना देना नहीं। उनको इस चीज़ से नहीं लेना देना है कि छत्तीसगढ़ में कितने बच्चे हैं जो स्कूल अभी नहीं जा पाते होंगे। उनको इस बात से ज़रूर लेना है कि अडानी की शादी, बेटे की शादी कितने दिन में ख़त्म होगी। वाह, आज इसकी शादी में ये अदाकारा आई थी, वहाँ से आई थी। उनको उनके बच्चों से लेना देना, उनको हमारे बच्चों से, हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मीडिया स्वतंत्र नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, फ्री नहीं है, फेयर नहीं है। आज मीडिया एक लॉबी है, एक कास्ट के द्वारा डोमिनेटेड लॉबी है और एक संस्था बन गई है। जो संस्था इस सरकार, इस देश की सरकार जो सत्ता में बैठेगी, चाहे जो सरकार बैठेगी, उसके द्वारा ऑपरेट होगी वो, क्योंकि उसको पावर से मतलब है, सिर्फ उसको पैसे से मतलब है। आज सरकार बदलेगी, मीडिया भी बदल जाएगी। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमें हमारे देश के क्या हालात है। एजेंडा पे काम करते हैं वो। और इतना ही नहीं, उसी में डेमोक्रेसी, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था और कई देशों में डेमोक्रेसी कोलैप्स हो चुके थे। जैसे जर्मनी को ले लीजिए, हिटलर शाही, तानाशाही सब आ गया था। तो डेमोक्रेसी, जो देश में डेमोक्रेसी, बाबा साहब चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, तो कोई उसमें कमेंट करता था डेमोक्रेसी को कोलैप्स होते हुए हमने जर्मनी में देखा है, तानाशाही आ गई। तो उस पर वो कहते हैं, और एक सोमनाथ लाहिड़ी करके होते हैं सोशलिस्ट लीडर, वो खड़े और होते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी जर्मनी में इसलिए कोलैप्स नहीं हो गई क्योंकि टू मच डेमोक्रेसी थी। इसलिए कोलैप्स नहीं हो गई क्योंकि वहां पर जो है कि हिटलर पैदा हुआ, नहीं, वहां पर इसलिए डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई क्योंकि वहां के संस्थाओं पर कुछ लोगों का कब्जा हो चुका था और वो कब्जा करके कुछ कैपिटलिस्ट के हाथों में सौंपते जा रहे थे, और हिटलर एक माध्यम था जो ये सब कर रहा था, और इसलिए वहाँ पर डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई। इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया में डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी। इंडिया में डेमोक्रेसी ही सर्वाइव करेगी। आप इसको मोनार्की, डिक्टेटरशिप में नहीं बदल सकते। यहाँ पर चाहिए तो डेमोक्रेसी, हर एक व्यक्ति के वोट का पावर बराबर हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ पर बैठा
बैठा हुआ एक आम नागरिक हो। इसकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी। और बड़ा अफसोस होता है जब हम उस राइट को छीनते हुए देखते हैं। आप सोचेंगे छीनते हुए कैसे? अभी उपचुनाव हुआ, 2 स्टेट में चुनाव हुआ, बहुत सारे वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ जाते आए, जिसमें पुलिस, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूं, विशेषकर बंदूक लेकर एक महिला को रोकती है कि तुम नहीं जाओगी वोट देने, क्योंकि तुम जाओगी तो उस पार्टी को दोगी। वोट का पावर किसी का आप रोक नहीं सकते। और महिला लड़ी, वो बहुत करेजियस महिला लड़ी कि नहीं, हम वोट देंगे, ये हमारा अधिकार है, ये बाबा साहब ने दिया हुआ है, हम उसके लिए लड़ेंगे और जाएंगे। कई जगह मनी पावर, मसल पावर, आप सब कुछ इन्फ्लुएंस आजकल पॉलिटिक्स में देखते होंगे चल रहा है। क्या ये कम है इस बात को समझने के लिए कि हमारा जो संविधान है उस पर कुछ लोग हैं जो नजर लगाए बैठे हुए, जो चाहते हैं संविधान खत्म हो जाए और यहाँ पर मनुस्मृति लागू हो जाए। मनुस्मृति वही जिसमें हम जैसी महिलाओं को, आप जैसी महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखा जाएगा, एक सामान की तरह देखा जाएगा। उसी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और ये उसके लिए बार बार शगुफा छोड़ते रहते हैं, एजेंडा छोड़ते रहते हैं। तो ये जो इनका एजेंडा है वो सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसके लिए आपको क्या करेंगे? आपको एजुकेशन से धीरे धीरे चाहेंगे दूर हो जाओ। वो ये चाहेंगे कि आप एजुकेशन सिस्टम में ना पहुंचो, रिसर्च सिस्टम में ना पहुंचो, यूनिवर्सिटियों पे वो कब्जा कर ले। यहाँ पर प्रोफेसर जितेंद्र मीना जी बैठे हैं, वो बताएंगे, वो अच्छे से बताएंगे, वो क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एक टॉप की यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, वो उसमें कैसे लोगों को, आरएसएस के लोगों को और वैसे लोगों को भरा गया है जो शायद एलिजिबल भी नहीं है पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अपना आइडिया प्रोपेगेट करना, और उन्हीं लोगों से सावरकर पर, उन्हीं लोगों से मनुस्मृति पर आर्टिकल लिखवाते हैं, प्रोपेगेट करवाते हैं। और आरक्षण को तो ऐसे खत्म किया जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा और आपके नाक के नीचे से आरक्षण छीन लिया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में एक पोस्ट निकालेंगे और वो पोस्ट होगा जनरल सीट। जनरल सीट है, वहां पर किसी ओबीसी, एससी, एसटी को उसमें घुसने नहीं देंगे, कहेंगे तो जनरल सीट है। अरे जनरल सीट पे कोई भी एलिजिबल होता है, क्यों मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? और जनरल सीट पे सिर्फ और सिर्फ जनरल का एक बच्चा क्वालिफाई करेगा। और आप एक सीट निकालोगे और एक सीट पे कैसे डिवाइड करोगे? एक सीट ओबीसी, 27% ओबीसी, एससी और एसटी, नहीं कर सकते। ये खेल जो और उसी यूनिवर्सिटी में, उसी कॉलेज में वो उस भर्ती के बाद फिर से एक पोस्ट आएगी, उस भर्ती के बाद फिर से एक पोस्ट आएगी, और एक एक पोस्ट करके निकालेंगे ताकि आरक्षण को किसी को पता ही नहीं चले। और यही कारण है कि आज विश्वविद्यालयों में इतने समय आरक्षण होने के बाद भी बहुजन समाज के बच्चे, एससी समाज के बच्चे, एसटी समाज के बच्चे नहीं पहुंच पा रहे। जितना आरक्षण है उस सीमा तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल लेवल पर, हर एक लेवल पर आपसे, हमारे जैसे लोगों से डिस्क्रिमिनेशन होता जाता है। आप स्कूल में जाइए, आपको डिमोटिवेट कर देंगे, कम मार्क्स दे देंगे, और वही कोई बच्चा होगा जो अच्छे से नहीं पढ़ना होगा, तथाकथित सवर्ण अपर क्लास अपर कास्ट का होगा, उसको भर भर के नंबर। आप एडमिशन लेने जाइए, हमने जेएनयू में देखा है, सर ने डीयू में देखा है कि जब ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे आ जाते हैं तो 30 नंबर का इंटरव्यू होता है पीएचडी में एडमिशन के लिए। हमने इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी किया, आंदोलन भी छिड़ा। उस 30 नंबर में ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे देंगे। वही जिसका सिलेक्शन करना होगा उसको 30 आउट ऑफ 30 दे देंगे, बिना किसी सवाल के जवाब को। उसको 30 में 30 एडमिशन उनका हो गया। और अगर कोई रिटर्न में अच्छा मार्क्स लेकर आया है ओबीसी, एससी, एसटी से, उसको इतना ही मार्क्स देंगे ताकि वो ओबीसी कोटे तक ही लिमिट रह जाए, ताकि वो एससी कोटे तक ही लिमिट रह जाए। ये कोशिश करते हैं। तो हर एक लेवल पर आप पीएचडी कर लीजिए, नौकरी में नहीं घुसने देंगे आपको। और नौकरी में कैसे नहीं घुसने देंगे ये सर बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा हुआ है। तो मेरा यही कहना है, जब हम अपनी संस्थाओं को, जब हम ओबीसी, एसटी नेताओं के ऊपर जो अलग विचारधारा के, ये देश विविधता का है, मल्टीपल विचारधारा है, जब हम उस पर अटैक होते देखते हैं और पिछड़े समाज के नेताओं को जब हम जेल में भरते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि क्या सच में हमारा संविधान सुरक्षित है? क्या हम आजाद भारत में, इसी मुल्क की हम कल्पना किए थे
हमारे हमारे पूर्वज क्या ऐसी ही मुल्क की कल्पना किए थे कि आप 75 साल का अमृतकाल मनाओ, लेकिन आज भी जो बहुजन समाज, पिछड़े समाज के बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते रहे एडमिशन भी लेने में, कहीं नौकरी भी पाने में। आज भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं। बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, बोलने वाले आपको हर रोज मिल जाएंगे, जाति जनगणना होगा इस देश में, जाति जनगणना होना चाहिए इस देश में। अरे जाति जनगणना होना चाहिए तो उसके लिए लड़कर और कर कर दिखाइए ना। जाति जनगणना से, जाति जनगणना करा देने से जातियों में देश डिवाइड नहीं होता। जातियों में आप लोगों ने सदियों से हमें डिवाइड कर दिया, आप क्या डिवाइड करोगे? वो तो कर चुके हो जो करना था। बिहार में तो हुआ जातिगत जनगणना, कुछ डिवाइड हुआ क्या? तो जो इनका फेक प्रोपेगेंडा है कि जातिगत जनगणना होगा तो जातियां आपस में लड़ने लगेंगी, नहीं, जातियां आपस में नहीं लड़ेंगी। जातियों को आप लड़वाते हो, आप ही दुश्मन हो, और आप कहते देखो 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 तुम्हारा हिस्सा तो वो खा जा रहा है, देखो ओबीसी में तुम्हारा हिस्सा वो जाति खा जा रही है, दलित में तो ये जाति खा जा रही है, एसटी में तो ये जाति खा जा रही है। आप, हमारा जो डायरेक्शन है ना, हम जो अपना दुश्मन देखते हैं, हमारा नजर ही बदलकर हमारे दोस्त को ही हमारा दुश्मन बना देते हो, इतने शातिर हो आप। जाति जनगणना कहने से सिर्फ नहीं होगा, जो लोग कहते हैं कहने से नहीं होगा, जैसे बिहार में हुआ, उससे हर एक सरकार को, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, करके दिखाना चाहिए। इससे देश डिवाइड नहीं होगा, देश अपना हकीकत जानेगा, आईने में जानेगा, देखेगा कि जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि हम सबका हिस्सा खा गए, वो हकीकत सामने आ जाएगा कि नहीं, ये हकीकत नहीं, हकीकत ये है कि जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि तुम्हारा हिस्सा ये खा जा रहा है। वो सच्चाई सामने आ जाएगी, और जब वो सच्चाई सामने आ जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारे आरक्षण को और ज्यादा बढ़ाइए। ये जो 50% कैप वाला जो नौटंकी आप लोग कर रखे हो ना, जुडिशियल सिस्टम से लेकर हर जगह, ये कैप जो है उसको तोड़िए, और हमारा रिप्रेजेंटेशन संसद में हो, असेंबली में हो, प्रोफेसर में हो, हर एक नौकरियों में हो। उसके लिए जरूरी है कि आरक्षण के 50% कैप को आप तोड़िए और जाति जनगणना इस देश में कराइए। आप कितने दशकों तक बहकाते चले आओगे, फुसलाते चले आओगे? आज ये पार्टी सरकार में होगी तो कहेगी हम आएंगे तो अगली बार करा देंगे, वो विपक्ष में होगी तो हम करा देंगे। ये खेल नहीं, ये खेल और नहीं, बस हिम्मत है तो कराइए, और कराकर इस मुल्क का जो असली चेहरा है उसको सामने दिखाइए कि इस देश के संसाधनों पर, इस देश के इकोनॉमी पर, इस देश के पॉलिटिक्स पर, इस देश के सोशल सिस्टम नेटवर्किंग पर, सोसाइटी पर किसका कितना कब्जा है, ये चीज बाहर आ जाएगी। इसलिए आप नहीं चाहते कि असलियत सामने आए, लेकिन ये संविधान जो ये ताकत देता है हमें बोलने की, हमें अपने वजूद की मांग करने की कि हमारा ये है और ये हमारा अधिकार है, उसके लिए हम कोर्ट जाते हैं और जाते रहेंगे। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। कारण ये है कि संविधान हमें वो ताकत देती है, और ये कह के जा रहे हैं यहाँ से कि वो कितना भी कोशिश कर ले कि इस देश के संविधान को बदल देंगे, इस देश के संविधान और मूल स्ट्रक्चर को बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, वो कितना भी ये कोशिश कर ले, लेकिन याद रखे कि ये जो संविधान है ना, ये किसी आम आदमी के द्वारा बनाया हुआ संविधान नहीं है जिसको यूं चाहो और आप फेंक दो। ये बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का बनाया गया संविधान है। किसी में दम नहीं है कि संविधान को चैलेंज कर दे, इस संविधान को तोड़ दे, इस संविधान को खत्म कर दे और जला दे, क्योंकि आज भले आज कोई भी पावर में हो, ये संविधान फिर से अपने रीसेप में आएगी। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हम बहुत अच्छा भी बना देंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा ये चलाने वाले पर निर्भर करता है।